चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आज बात बुलेटिन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक महिला नेता पर उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने घर में घुसकर हमला बोल दिया, जमकर पिटाई की गई। और सबसे पहले हम आपको इसकी पूरी डिटेल दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, मामला चंदौली का है, जहां समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल हैं, ये उन्हीं के घर में घुसकर जमकर उनकी पिटाई की गई। मारने वाले कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के लोगों पर ही आरोप लग रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर है। जैसे ये वीडियो पब्लिक में आया है, जंगल की आग की तरह ये फैल गए वीडियो और फिर वायरल हो गया। ये देख रहे हैं आप, देखिए बेरहमी के साथ पिटाई, जिसके हाथ में जो आया है उसने उसी से मारा है। के बाद पीड़िता को एडमिट करना पड़ा और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं, वो भी देखिए मिलकर मार रही हैं। और देखिए इस घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और घायल गार्गी सिंह पटेल को जल्द अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है। यह तस्वीर ले जाते वक्त की ये तस्वीरें हैं, देख रहे हैं आप किस तरह से मिलकर लेकर जाया जा रहा है। चल भी नहीं पा रही, इतनी पिटाई। और आपको बता दें कि गार्गी सिंह पटेल फिलहाल अस्पताल में हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, जमकर पिटाई की गई है और ये वीडियो वायरल हुआ। अब पुलिस प्रशासन एक्शन ले रहा है और कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। अखिलेश की पार्टी की महिला नेता के साथ जमकर मारपीट हुई। करीब 5 मिनट तक थप्पड़, लात घूसे जमकर चले। महिला नेता के साथ मारपीट पर एनडीए ने अखिलेश को घेरा। समाजवादी पार्टी के लोग इस समय एकदम सत्ता के लिए पागल हो गए हैं। वहीं मुख्तार के गढ़ से योगी ने माफिया को सीधी चेतावनी दी। अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को सुना इसी बीच आपने। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है और समाजवादी पार्टी की महिला नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी का शिकार क्यों बनी। नजर डालिए, देखिए समाजवादी पार्टी नेता गार्गी सिंह पटेल के घर में घुसकर मारपीट हुई। गार्गी चंदौली में पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं। करीब 5 लोग अचानक गार्गी सिंह पटेल के घर में घुस गए। इनमें 2 युवक और 2 महिलाएं शामिल थी। इन लोगों की पहले गार्गी सिंह के साथ कहासुनी हुई, फिर हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। गार्गी पटेल के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। इसके बाद लात घूंसों से जमकर उनकी पिटाई की गई। कमरे में रखी टेबल उठाकर भी उन पर हमला बोल दिया गया और हमले के दौरान घर में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल गार्गी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस ने मारपीट के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। आरोपियों में प्यारेलाल यादव, उसके 2 भाई शामिल हैं, मनोज यादव और अमित यादव। बहन डाली और मां उर्मिला यादव आरोपी हैं। मारपीट करने वाले आरोपी भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस बीच पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं? बीजेपी के यूपी चीफ कह रहे हैं अखिलेश की पार्टी में मचे घमासान पर बीजेपी ने तंज किया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए का नया संस्करण बताया। बाहरी राजनीति, मंच पर महिला सम्मान की बातें और हकीकत में अपनी ही पार्टी की महिला पदाधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार, लगता है सपा में बातों के बताशे कुछ ज्यादा ही फोड़े जाते हैं। यही है इनके पीडीए का नया संस्करण, पीड़ा, दमन और अपमान। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, योगी सरकार के मंत्री हैं ओपी राजभर ने इस पर अखिलेश को घेरा और महाभारत में दुर्योधन के दरबार में द्रौपदी का अपमान हुआ है और सभी महान योद्धा चुपचाप बैठे रहे। आज समाजवादी पार्टी में भी यही नजारा देखने को मिल रहा है। आपका भाग्य भी कौरवों की तरह ही होगा, कौरवों की तरह। सच तो यह है कि सपा अब गुंडों की पार्टी बन चुकी है। और आइए अब सुनवाते हैं क्या कह रही है गार्गी सिंह पटेल। सुनिए सर। जो अमित यादव है और मनोज यादव, ये दोनों हमारी बेटी को मारने के लिए मैं उसी में बचाने लगी
और बचाने में और मुझे बाल पकड़ के घसीट कर मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा गया। और सरकार से मैं यही चाहती हूँ, खास तौर पर मैं एसपी साहब से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें सजा देने का काम करें। समाजवादी पार्टी की महिला सभा जिलाध्यक्ष को जो विपक्षी है, जो बनारस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी का जो सदस्य है, उनके द्वारा ये घटना किया गया है और जिसमें से प्राप्त तहरीर पर कुल 5 लोग नामजद हैं। पीड़िता द्वारा ये बताया जा रही है कि कारोबार को लेकर के इन दोनों के बीच में कुछ इशू चल रहा था और उसी को लेकर के मारपीट हुआ। अन्य जितने भी सामने तथ्य आ रहे हैं उसके बारे में गहराई से जांच किया जा रहा है और इसमें आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। तो समाजवादी पार्टी के लोग इस समय एकदम सत्ता के लिए पागल हो गए हैं कि कहीं चंदौली में सपा की ही महिला को यादव मार रहे हैं, मऊ में यादव जो है राजभर को मार रहे हैं, कहीं प्रपाल को मार रहे हैं। आए दिन ये लोग एकदम पागल हो गए हैं सत्ता के। मैं तो कहता हूँ समाजवादी ऐसे नहीं हो सकते है तो उसको जेल में डालिए ना। इसके मतलब हिम्मत कैसे हो जा रही किसी की कि महिला के घर में घुस के उसे मारपीट करने की? इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव महिला विरोधी हैं, महिला अत्याचार समर्थक हैं और ये इनका डीएनए है। चंदौली में जिस तरीके से गार्गी सिंह पटेल के साथ मारपीट की गई, अखिलेश यादव के स्वजाति गुंडों ने मारा, पीटा, घसीटा, टेबल से मारा, उसके बावजूद अखिलेश यादव सन्नाटे में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया है और घेर दिया है। और इधर आपको बता दें, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ में थे। ये तस्वीरें उसी दौरान की दिखा रहे हैं। उन्हें कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना था। इस बीच वो बच्चे के साथ एक नजर आई। ये तस्वीर तो मऊ में मुख्यमंत्री थे, तो अब मुख्यमंत्री योगी ने एक जनसभा को वहां संबोधित भी किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। साथ ही ग्रामीण सैनिक अस्पताल का भी उद्घाटन किया सीएम। कुछ और तस्वीरें, कुछ और अपडेट आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि मऊ में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे तो वहां से क्या हुआ, अब ये तस्वीर देखिए और समझिए। देखिए, पुलिस से मुठभेड़ में अपराधी ढेर हुए। ये सहारनपुर की तस्वीर फिलहाल है, आप दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की पुलिस एक्शन में है इस वक्त। अपराधियों और माफिया पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और पुलिस ने सहारनपुर में एक अपराधी को ढेर कर दिया। ये देखिए, लगातार एक्शन में पुलिस प्रशासन और खुद लीड कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उनका स्टेटमेंट जो आया आज मऊ से, वो बहुत बड़ा और कड़ा उसमें संदेश था और उसी से जुड़ती ये तस्वीरें आपको हमने सामने रखी हैं। देखिए, सिर्फ सहारनपुर क्यों, गोंडा में भी डकैती के एक आरोपी पर शिकंजा कसा है पुलिस ने और पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। ये देखिए तस्वीर, डकैती के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। और देखिए, ये कराता हुआ आगे निकल रहा है, इसके पैर में गोली लगी है और पुलिस ने ही कंधे पर लंगड़ाकर इसको गाड़ी में बिठाया और फिर अस्पताल लेकर जाएंगे। गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। अपना करने का अपना करना गलती होगी, बस मुझे माफ कर। ये तो बात हो गई गोंडा की। अब जरा नजर डालिए अमेठी, उत्तर प्रदेश। देखिए एक्शन में सीएम योगी की पुलिस है किस तरह। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार बेहद सख्त है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और उसी की बानगी एक ये भी तस्वीर देखिए। अब जरा विस्तार से समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार माफिया, गुंडों और अपराधियों को चेतावनी देते रहे हैं, आज भी दे रहे थे। आज एक बार फिर उन्होंने मुख्तार अंसारी के गढ़ से चेतावनी दी है। मुख्तार के गढ़ से योगी की माफिया को चेतावनी, अब कोई भी माफिया किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। योगी ने बिना नाम लिए मुख्तार अंसारी पर निशाना साधा। अगर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई तो यमलोक का टिकट तय है।
और कोई भी माफिया पिस्टल लहराकर खुले जीप में नहीं चल सकता, ना ही वो हिंदुओं को धमका सकता है। मऊ दंगों का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि आज भी कोई उसे भुला नहीं है। 2005 में इसी मऊ को जलाने की कोशिश हुई थी। कैसे सत्ता के संरक्षण में निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। तब की सरकार उन माफिया के सामने नतमस्तक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी। शोहदे बेटियों को परेशान करते थे, छेड़ते थे, कभी भी उसको उठा करके लेकर जाया जाता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार में प्रदेश की पहचान बदली है। आज कोई भी दंगा नहीं होता, कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगता। बड़े बड़े माफिया अब मिट्टी में मिल चुके हैं या फिर वो जेलों में हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी की ही जुबानी, खुद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए सीएम योगी को। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और देखिए कानपुर में सीसा मऊ के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी एक बार फिर से विवादों में हैं। आरोप है कि बकरा मंडी में ईद के मौके पर उन्होंने धमकी दी और मारपीट की, जिसके बाद लोगों ने इरफान सोलंकी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर दी। सुनिए। भाई मेरा नाम अब्बास कमिश्नरेट के थ्रू यहाँ अलीम कॉलेज में बकरा बाजार पिछले 6 वर्ष लगे, हम ही लगा रहे हैं। अभी हाल ही में विधायक जी अपने काफिले के साथ यहाँ आते हैं, हमने उनका साइड हट जाइए, भीड़ बहुत चल रही, जानवर आ रहे हैं, अल्लाह न करे आपके लग जाए। इतने में उनके गनर ने मेरा बैग छीना, मेरा थप्पड़ मारा और ये थप्पड़ मारा। वो आरोप लगा रहे गनर छीना। एक अपराधी का गनर, वो खुद प्योर अपराधी, वो हमको बताएगा अपराधी। नारेबाजी करने वाली जनता को अभी आप सुन रहे थे। इरफान सोलंकी पर मारपीट और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज हो चुका है। ये तस्वीर जो आप नारेबाजी वाली सुन रहे थे, आक्रोशित लोग हैं। अब पूरे मामले को विस्तार से समझ लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी नेता इरफान सोलंकी की नई टेंशन, मारपीट और धमकी देने के मामले में केस दर्ज हुआ उन पर, और बकरा मंडी में हुई झड़प को लेकर यह केस दर्ज उन पर किया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। व्यापारी और स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए थे। इरफान सोलंकी के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी कर दी। सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मंडी गेट बंद कर दिया गया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को किसी तरह से शांत करवाया। इरफान सोलंकी ने लगे आरोपों से इनकार किया है और इरफान का दावा है कि विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के साथ वो मंडी गए थे, जहां कुछ लोगों ने उनके सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। नसीम सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं। नसीम ने कहा कि मुझे और इरफान को जान का खतरा है। इससे पहले इरफान सोलंकी यहां से विधायक रह चुके हैं। ये पूरी कहानी। अब आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। समाजवादी पार्टी नेता इरफान सोलंकी की नई टेंशन आपको हमने बता दिया। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है। इतना ईमानदार और संपन्न विधायक होता, अगर वो इतना ईमानदार विधायक हो, इतने मुकदमे ना लगते शहर में। ये तो हमारे मुसलमान भाइयों का कोई विकल्प नहीं है, उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है, तो हम लोग उसको जिता देते हैं। समुदाय के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पर दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। ये तो मूल चरित्र है सभा का। अब जानते ही है, रंगदारी, बमबाजी, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, मूल इनके चाल चरित्र चेहरे पर रहा है। तो हालांकि 17 के बाद प्रदेश में इन सब चीज़ों पर पूर्णतः भ्रम लगाने का काम माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ, और उसी का परिणाम है कि जो भी, चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, जो भी अपराध, रंगदारी, बमबाजी, समाज में अराजकता का काम करेगा, निश्चित रूप से कानून अपना शिकंजा कसेगा, कानून अपना काम करेगा।
चलिए, ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कहां? पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है और घुसपैठियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार ये सरकार कार्रवाई अब कर रही है। तो सबसे पहले आपको हम बीरभूम की तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए जरा, जहां टीएमसी के एक पार्षद को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर लात घूसे बरसा दिए। धनंजय गरई नाम के इस पार्षद पर लोगों से अवैध वसूली का आरोप है, यानी कि कटमनी। देखिए, भागने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन भागने भी नहीं दिया जा रहा। पकड़कर इनको काफी पीट दिया गया है। जैसे सरकार बदली पहले और अब में ये फर्क आप देखिए, ये टीएमसी के पार्षद हैं, उनकी पिटाई हो रही है और ये गली में दौड़कर भागने पर मजबूर हैं, लेकिन पीछे पीछे जनता है, पकड़ रही है। तो अवैध वसूली करने वाले टीएमसी की छत्रछाया में पल रहे डॉन और गुंडों पर लगातार शुभेंदु सरकार का हंटर डंडा चल रहा है। कोलकाता के महेश तला में शेख बप्पा और जहांगीर गाजी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और रस्सों में बांधकर सड़कों पर इनकी जुलूस निकाल दी गई। परेड इन पर आरोप है कि ये गुंडाई करते थे, ये किसी की नहीं सुनते थे और पहले की सरकार में पुलिस प्रशासन इनके सामने नतमस्तक थी, लेकिन अब ये सड़क पर इनका जुलूस परेड निकाला जा रहा है। और अगली तस्वीर भाटपाड़ा से। भाटपाड़ा में दो गुंडों को पुलिस ने पकड़ा। शंटू और मंटू इनका नाम है। देखिए, शंटू और मंटू को पकड़कर पुलिस परेड करवाती नजर आई। ये देखिए, पर आरोप लग रहा है और वहां स्थानीय लोग बता रहे थे कि पहले शंटू और मंटू की दबंगई थी इलाके में, ये दादा कहलाते थे, डॉन। लेकिन अब ये डॉन नहीं रहे, अब ये तो सड़कों पर पुलिस के साथ परेड कर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है इनका। देखिए, जो भी कपड़े पहने थे उसी में पुलिस उठा ले आई और सड़क पर पब्लिक के सामने इनको पेश किया। और इसके साथ ही आपको बता दें, भ्रष्टाचार के आरोप में अलीपुर द्वार में भी पुलिस ने टीएमसी के एक नेता मानस रॉय को गिरफ्त में लिया। मानस पर विकास कार्यों में 10 करोड़ के घपले का आरोप है, भ्रष्टाचार का। ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु सरकार ने हर एक भ्रष्टाचार से जुड़े, गुंडई से जुड़े जो भी आरोपों में रहे लिस्ट तैयार की हुई और सब पर एक्शन हो रहा है एक एक करके हर जगह से। और हुबली भी पीछे नहीं है। देखिए, इस बीच हुबली में भी टीएमसी के दफ्तर से अवैध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये छापेमारी हुई थी हुबली में, टीएमसी दफ्तर से अवैध डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए, उसी की तस्वीर। ये टीएमसी का ऑफिस है और यहाँ से बताया जा रहा है कि इलीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अवैध दस्तावेज, वो बरामद किए गए। तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर सख्ती तो हो ही रही है। पश्चिम बंगाल में विकास का काम भी तेज हो चुका है। दक्षिण 24 परगना में बरुईपुर स्टेशन पर रेलवे की तरफ से फेरी वालों को हटाने का काम शुरू हुआ तो तनाव बढ़ गया। अब तस्वीर देखते जाइए, जानकारी भी पहुंचा रहे साथ साथ। हालात को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्रीय बलों को वहां पर तैनात कर दिया गया। ये देखिए, मतलब ये रेलवे स्टेशन है, यहां पर झुग्गी वगैरह लगा दिया गया था, आप समझिए। आप इधर किसी भी साइड आ जाएंगे तो किसी भी रेलवे स्टेशन पर इस तरह से झुग्गी झोपड़ी आपको या अवैध तो नहीं मिलेगी। चिन्हित या लाइसेंस धारी वहां पर दुकान चला सकते हैं, लेकिन वहां पर दक्षिणी 24 परगना में ये देखिए सब कुछ लगा लिया गया था। अब इसी पर पुलिस प्रशासन ने हंटर चलाया, कार्रवाई की तो लोग विरोध में आए, लेकिन उनको भी चेतावनी दी गई है।
कुछ और तस्वीर, कुछ और जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने के बाद टीएमसी से जुड़े नेताओं का असली सच और उनकी काली कमाई का पैसा भी सामने आ रहा है। अब देखिए, पुलिस ने उत्तरी 24 परगना में 2 भाइयों अजीत और सुजीत को गिरफ्त में लिया है, तो उनकी जमीन से हथियार उगल गए। आप ये तस्वीर पहले देख लीजिए, और उनकी जमीन से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है, ये समझिए। उत्तरी 24 बंगाल में अवैध तौर पर कितना ये हथियार है, हथियारों का जखीरा एक एक करके पिछले कुछ दिनों में तो बहुत सामने आ चुका है, और उसी में से एक तस्वीर उत्तरी 24 परगना से ली। इसमें कई अत्याधुनिक हथियार भी हैं। ये अजीत शाह है कौन? देखिए, अजीत शाह जो है जिला परिषद का पदाधिकारी है, और दोनों भाइयों के घर से नकदी और भारी मात्रा में विदेशी शराब भी जब्त की गई। ये तो हथियारों का जखीरा अभी आप देख रहे हैं, और ये दोनों भाई हैं, ये टीएमसी के जो 2 हैं गिरफ्त में आए हैं, और इन्हीं की जमीन से ये हथियार बरामद हुए हैं। कैश और अवैध जो शराब है वो भी जब्त। लगातार एक्शन चल रहा है, लगातार हंटर चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सूची तैयार कर ली गई है, बारी बारी सबका नाम आ रहा है। कुछ और डिटेल्स देखिए, अब ये तस्वीर देखिए आप, ये उत्तरी 24 परगना का ही है। यहां पर टीएमसी के एक नेता को पुलिस ने गिरफ्त में लिया, तो पता चला कि उसने अपने जूट के खेत में नोटों से भरे बैग छुपा रखे हैं। ये तस्वीर देखते जाइए, इसमें करोड़ों रुपए भरे हैं। कैसे खेत से ये बैग लेकर जाए जा रहे हैं। फुल एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी और उनकी पुलिस फोर्स। अब पूरा मामला, पूरी खबर समझिए, डिटेल में आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, एक नेता के खेत की खुदाई हुई और रुपयों से भरे 4 ट्रॉली बैग यहां से बरामद हुए। बैग के साथ एक बोरी भी थी, जिसमें ज्यादातर 500 की गड्डियां मौजूद थीं। रात भर नोटों की गिनती चलती रही। पता चला कि बैग में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की रकम है, 2 करोड़ 24 लाख रुपए। मामला उत्तर 24 परगना से जुड़ा है, और नेता का नाम दीपांकर भट्टाचार्य है। दीपांकर भट्टाचार्य उत्तरी 24 परगना में बदुरिया का मेयर भी है। भट्टाचार्य के खिलाफ लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बदली तो एक्शन शुरू हुआ। पहले सुरक्षित थे ये। अब दीपांकर भट्टाचार्य को सोमवार को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से 80 लाख रुपए तब भी नकद बरामद हुए थे। पूछताछ में उसने कबूला कि जूट के खेत में उसने पैसे और छुपा रखे हैं बोरे में। दीपांकर के अलावा उत्तरी 24 परगना में एक और बड़ी कार्रवाई हुई। जिला परिषद के पदाधिकारी अजीत शाह की गिरफ्तारी हुई। अजीत शाह के साथ सुजीत शाह को भी गिरफ्त में लिया गया। उनके घर पर छापेमारी हुई तो 27 लाख रुपए नकदी वहां से भी बरामद किए गए, और साथ ही 626 राउंड गोला बारूद और 61 खाली कारतूस भी जब्त किए गए हैं। एक 7mm पिस्टल और विदेशी शराब की 52 बोतलें वहां से बरामद हुई हैं। अजीत को पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता रहा है। यह पूरी इनसाइड स्टोरी है। और अब बंगाल में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, तो सुनिए क्या कह रहे हैं नेतागण। सुविधा भोगी लोग, कुछ दुर्नीति जो भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे लोग मिलकर सरकार चला रहे थे। सबकी उद्देश्य एक ही था, कमाना, पैसा कमाना। मुख्यमंत्री, उनके परिवार से लेकर जमीन तक जो भी लोग हैं पैसा कमाने लगे हैं, और इतना कमाए हैं। किसी ने फ्लैट करके खरीद करके पैसा रखा, किसी ने जमीन पर गाड़ा, खेती पर गाड़ा। तो सोच सकते हैं कितने पैसा इनके पास है। अरे धन गरीब जनता की धन है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का योजनाओं का लूटा हुआ धन है। तो जनता के पास धन आना जाना चाहिए, और जो दुरुपयोग किया है उसको कानून के सामने आना। सोच सकते हैं कि यहाँ जो भ्रष्टाचार कितने अंदर तक पहुंच चुके हैं, कितने इसका दायरा कितने बड़ा है, और किस तरीके की मतलब भ्रष्टाचार बंगाल में हुए हैं। ऐसा नहीं कि राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं होती है। ये पावर सेंटर की आसपास अब दलाल लोग घूमते रहते हैं, और कुछ प्रसाद मिलने के लिए वो लोग काम करते हैं। लेकिन जब उस भ्रष्टाचार को हमने एक प्रातिष्ठानिक रूप दे दिया कि पंचायत स्तर से सर्वोच्च स्तर तक
ये भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। वो जितने कर्म सूची है उसमें जितना पैसा लगा हुआ है उसका 50% कुछ नेता लोगों के पॉकेट में, कुछ दलाल लोगों की पॉकेट में चला गया और 50% का जो सुविधा वो आम जनता को शायद मिला। तो पश्चिम बंगाल के माननीय नेतागण क्या कह रहे हैं आपके सामने हमने रख दी, उन्हीं की जुबानी आपने सुन लिया उन्होंने क्या कहा। आप देखिए, बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ भी शुभेंदु सरकार का एक्शन चल रहा है। साथ साथ मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी घुसपैठ करके आए हैं वो स्वतः चले जाएं एक्शन से पहले। ये तस्वीरें आपने देख ली, ये सब बॉर्डर वाले थे, तारों के नीचे वाले। देखिए, इस बीच बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ेबंदी का काम फुल स्पीड से चल रहा है, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए जरा किस तरह से कूच बिहार की है तस्वीरें, बॉर्डर है ये। फेंसिंग का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है और ये ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कूच बिहार बांग्लादेश बॉर्डर। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी दिनाजपुर में वहां हाकिमपुर बॉर्डर है और हाकिमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। खबर है कि यहां मौजूद 100 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। यह तस्वीर देखिए। तो चलिए देखते हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ क्या एक्शन ले रही शुभेंदु सरकार। डिटेल में, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ था, इसलिए सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु ने एक्शन शुरू कर दिया। उन्होंने 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति बनाई। उसी नीति के तहत राज्य में 11 होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए। इन होल्डिंग सेंटर्स में घुसपैठियों की पहचान की जाती है और फिर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इन केंद्रों में फिलहाल 335 संदिग्ध लोगों को रखा गया है, जिनमें 148 पुरुष, 99 महिलाएं और 88 बच्चे शामिल हैं। उत्तरी 24 परगना के बसीरहाट में सबसे ज्यादा संदिग्ध हैं। इस सेंटर में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के होने की आशंका है। मालदा में 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। मालदा के संदिग्धों में 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। इन सभी की पहचान और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है। उन्हें तब तक वहीं रखा जाएगा जब तक वापस नहीं भेज दिया जाता। तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ने साफ कर दिया है कि अब घुसपैठियों की बिल्कुल खैर नहीं। सुनिए। ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। ये कुछ होल्डिंग सेंटर वेंटर नहीं है, ये डिटेंशन सेंटर है। मैं तो पहले बोलूंगा कि जो 27 लाख वोटर को आपने वोट देने का आपने अधिकार उनसे छीन लिया, नहीं देने दिया, पहले आप बताइए कि उन 27 लाख में कितने रोहिंग्या है, कितना बांग्लादेशी है। और अगर इसका प्रूफ आपके पास है कि ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी है, तो जैसे विदेश में हम देखते हैं कि उनको इमीडिएटली डिपोर्ट किया जाता है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? SIR के पहले भागने का कोशिश किया था, लेकिन ये सारे विरोधी पार्टी लोग उसको रोक के रखा। आज उनको पता चल गया कि अच्छे से निकल जाए, नहीं तो बहुत नसीब में दुर्दिन दुर्वस्था आएगा, खराब दिन देखना पड़ेगा। तो जा रहे हैं, 200-400 नहीं है, रोज लाखों लोगों को पार करना पड़ेगा। तभी यहाँ जो करोड़ों लोग छुपे हुए हैं और देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, सारा सुविधा भोग रहे हैं, तब इससे देश को निजात मिलेगा और हमको देश को नया ढंग से बढ़ पाएंगे। देखिए, कहीं खुशी कहीं गम। मतलब शुभेंदु सरकार एक्शन में है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। कैसे, ये देखिए, सिर्फ फुटबॉल और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले ये तस्वीर पर नजर डालिए जरा।
ये सब क्यों हम दिखा रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, आके आपको डिटेल्स में हम बताने जा रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मुश्किल में है ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी? अगर है तो क्यों? पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी में हाहाकार तो है। कभी ममता के करीबी रहे नेता अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं एक के बाद एक। सबसे ताजा नाम असम के टीएमसी नेता अभिजीत मजूमदार का है। अभिजीत मजूमदार ने असम में टीएमसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी पर सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करने का आरोप जड़ा है। पूर्व सांसद शांतनु सेन ने भी पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और आरजीकर मामले पर स्टैंड को लेकर पार्टी की आलोचना उन्होंने की है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुखेंदु शेखर ने पार्टी खत्म होने की बात तक कह डाली है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इससे पहले सांसद काकोली घोष ने सभी पदों से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कल्याण बनर्जी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को तो चिट्ठी भी लिखी है। खबर आ रही है कि 20 सांसद किसी भी वक्त टीएमसी छोड़ने की तैयारी में बैठे हैं और साथ ही 50 विधायकों के भी जल्द टीएमसी छोड़ने का दावा किया जा रहा है। चुनाव परिणाम के बाद करीब 100 पार्षद पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और इन सब के बीच ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक कविता लिखी है। गिरगिट नाम की कविता में ममता बनर्जी ने बागी नेताओं पर तंज किया है। उन्होंने कविता में लिखा है, वो घंटों में अपना चरित्र और रंग बदल लेते हैं। ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अब खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ भी बोलने लगे हैं, जो पहले कभी नहीं सुना जा रहा था। ये सुनिए अब। पब्लिक मैंडेट हम लोगों का खिलाफ गया है, इसको मानते हुए हमको लगा अभी एक और कोई चांस नहीं है कि हम इस इशू को दोबारा पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के डिफेंड करें। बीमारी तो टीएमसी में था ही, आज ऊपर तक पहुंच गया है, सर पर चढ़ गया है। तो यदुवंशों का जो ध्वंस हुआ था ना, मुसल पर्व जो होता है, अभी मुसल पर्व शुरू हो गया है टीएमसी में। धीरे धीरे पूरा टीएमसी खत्म हो जाएगा। जनता अपना वोट डालने का मौका मिला उनको, उन्होंने समझा दिया हमारे खिलाफ वोट देके कि तुमने हमको सुना नहीं। अभी जो स्थिति है कि तृणमूल पार्टी तो सत्ता से चले गए, अब कब तक जिंदा रहेगी ये पार्टी, सवाल यही है। मानसिकता बहुत ही घटिया और नीच मानसिकता है ममता बनर्जी का। पब्लिक का सामने, बंगाल का सामने, और सिर्फ बंगाल नहीं, भारत का सामने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी पार्टी का जो हिपोक्रेसी, जो करप्शन, जो डबल स्टैंडर्डनेस एक्सपोज्ड हो गया है। 2006 में हमारा केवल 30 एमएलए था, पार्टी रह गया और 2011 में 5 साल बाद तृणमूल हुकूमत में आ गया। थोड़ा खराब हालत देखने से जो लोग कमजोर है मन में, वो लोग छोड़ते हैं। इसमें इतना बोलने का क्या, वो मीडिया में एक दिन के लिए खबर बनते हैं, उसके बाद क्या होता है। पश्चिम बंगाल की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कहां? कर्नाटक की। कर्नाटक का चूंकि नाटक अब खत्म हो चुका है, तो कर्नाटक में डीके के शपथ से पहले आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की मुलाकात हुई। बैठक में अगले कैबिनेट को लेकर चर्चा भी हुई और कर्नाटक में नए सीएम की शपथ की तैयारी अब जोरों पर है। इससे पहले आज डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इसके बाद खड़गे से भी वो मुलाकात करते नजर आए। ये तस्वीरें यहां पर डीके शिवकुमार राहुल गांधी के साथ मिले और ये तस्वीर देखिए जहां पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। तो डीके ने कर्नाटक के दूसरे दिग्गज नेता खड़गे के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए हैं। ये तस्वीर, इससे पहले सिद्धारमैया वाली भी तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, वहां भी उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया। जैसे उन्होंने ऐलान किया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, दे चुके हैं और अब डीके का रास्ता क्लियर, अब इन्होंने यहां भी पैर छूकर आशीर्वाद दिया है। तो खड़गे आवास पर जाकर डीके शिवकुमार ने मुलाकात की और कैबिनेट और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है। और डीके के साथ साथ सिद्धारमैया भी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग अलग मुलाकात की है। यह तस्वीर
तो सिद्धारमैया की तस्वीर आपने देख ली, डीके शिव कुमार की देख ली, राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। एक और तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, नजर डालिए, क्योंकि दिल्ली में कर्नाटक के नेताओं ने एक साथ लंच किया है। ये देखिए जरा। अब डिटेल में आपको बता देते हैं। देखिए, कर्नाटक में शपथ से पहले दिल्ली में आज हुई मुलाकातों में क्या हुआ। कर्नाटक में शपथ से पहले दिल्ली में डीके शिव कुमार, डीके के साथ सिद्धारमैया भी दिल्ली पहुंचे हैं, ये बताया आपको हमने। लेकिन सोनिया गांधी के घर पर राहुल से मिले सिद्धारमैया। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। डीके शिव कुमार ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। कर्नाटक में नए कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक 4 डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं। जी 4, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के लिए 4 डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। बेंगलुरु में कल विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है इस बीच, और डीके शिव कुमार को इसमें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है और इसके बाद डीके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दिल्ली में हुई बैठक में राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस ने सिद्धारमैया को राज्यसभा का ऑफर दिया था। कर्नाटक कैबिनेट में सिद्धारमैया के बेटे को जगह मिल सकती है। तो कर्नाटक में नए सरकार को लेकर डीके ने क्या कुछ कहा और साथ ही उनके गुरु ने डीके के बारे में क्या बताया, सुनिए दोनों। CLP मीटिंग टुमारो। कल बेंगलुरु में 4 बजे विधायक दलों की बैठक होगी। इसमें हमारे 2 पर्यवेक्षक वेणुगोपाल और सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। इनकी मौजूदगी में बैठक होगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इनकी डिप्यूटेशन का प्राइम मिनिस्टर और रोटेशन का चीफ मिनिस्टर बनाने का जो इनका प्रयोग है, ये जो है वो हमेशा जो है वो पिटता जा रहा है और परास्त होता जा रहा है। कर्नाटक में भी यही प्रयोग कर रहे हैं। इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि ये एक लंबी, अगर इनकी इच्छा ये है कि एक लंबी जो है वो कतार फार्मर चीफ मिनिस्टर्स की इकट्ठा करना चाहते हैं कर्नाटक में, तो उनको मेरी बधाई। कर्नाटक में सरकार नहीं है। पिछले 1 साल से केवल कुर्सी का झगड़ चल रहा था, कुर्सी बचाने का एंड कुर्सी लेने का। अभी कुर्सी तो छोड़ दिया, नया मुख्यमंत्री बनना है एंड कोई अपेक्षा नहीं है ये सरकार भी, ये मुख्यमंत्री भी कुछ करेगा। मैं उनका गुरु हूँ। गुरु मतलब पिता भी होता है। मेरी शपथ को लेकर बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बाद वो राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुश्किल समय में उन्हें ये जिम्मेदारी मिल रही है। अब अगले चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। Now there is only 1 year for election. चलिए, बात होगी पॉलिटिक्स की। अब आपको लिए चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब हम बात करने जा रहे हैं आसमानी आफत की। बताएंगे कि कैसे आंधी तूफान से मच गया है कोहराम। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, भीषण गर्मी के बीच देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो गई और आंधी और तूफान के साथ आसमान से जमकर पानी बरसा। ये तस्वीरें बंगाल की। भीषण गर्मी के बीच इस झमाझम बारिश ने लोगों को थोड़ी ठंडक पहुंचा दी। ये बंगाल की तस्वीर तो हमने दिखा दी आपको। अब बिहार लिए चल रहे हैं, जहां वैसी तस्वीर दिख रही है। बिहार के भी पटना, भागलपुर समेत कई जिलों में खूब पानी बरसा है जमकर। राज्य में इस वजह से करीब 7 लोगों की जान भी गई है हालांकि आंधी तूफान की वजह से। बात बिहार की हो गई, अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में तो पानी के साथ ओले भी गिर रहे हैं। तस्वीरें यूपी के बदायूं की हैं, जहां जमकर ओले गिरे हैं। ये देखिए, और अब यूपी के बाद देश की राजधानी दिल्ली की खबर, क्योंकि एक तरफ आंधी तूफान और बारिश हो रही है, दूसरी ओर दिल्ली में जल संकट गहरा रहा है। ऐसा आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। ये तस्वीर खाली मटका फोड़ेंगे और फिर बता रहा हूँ कि आज तो मटका फेस 2 में फोड़ रहे हैं। तो याद रखना परवेश वर्मा जी, अगली बार मटका तुम्हारे घर के बाहर फोड़ेंगे। तो दिल्ली के जल संकट और उस पर राजनीति आपने ये देख लिया और आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें भी आपने देख ली और बयान भी आपने सुन लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं कहां, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी जल संकट का आरोप लग रहा है, जहां देवप्रयाग में लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर ये विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, देवप्रयाग उत्तराखंड।
आप देख रहे हैं श्री खाल में पानी न आने के कारण जिस समय फिर से यूपी की बात, क्योंकि जब चारों तरफ पानी और पानी की हम बात कर रहे हैं, आंधी तूफान की, जल संकट की, तो यूपी में पानी से पार लगाने वाला ब्रिज ही गिर गया। देखिए हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं, बहुत बड़ा हादसा हुआ यहां पर। बड़ा हादसा हो गया। जो ये हादसा हुआ है इससे जुड़ी हुई एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए जरा, इन तस्वीर पर नजर डालिए। हालांकि ये AI जनरेटेड तस्वीर है, बताते हैं इसमें कि हादसा ये हुआ कैसे। ये देखिए जरा, नजर डालिए। मतलब कुछ ऐसा ही हादसा ये हुआ होगा। ये AI तकनीक के जरिए ये वीडियो है, AI जनरेटेड। तो 90 करोड़ रुपए में यह बनाया जा रहा था पुल, और जरा सी बारिश और आंधी नहीं झेल पाया यह पुल, और पुल का स्लैब गिरा तो 6 मजदूरों की जिंदगी ही इसमें दबकर खत्म हो गई। ये देखिए दर्दनाक तस्वीर है। ये AI नहीं है, ये रियल है और ये दुखद। इसके बाद तो परिजनों का, उनके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि ये मजदूर हैं, बड़े ही दिन भर इस तपिश में, इस भीषण गर्मी में ये काम करते हैं चंद रुपयों के लिए, ताकि इनका घर चल सके, अपने परिवार का ये पेट पाल सके, लेकिन इसमें दबकर इनकी मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन, ये भी सवाल। और जैसा कि आपको हमने बताया कि अपनों की मौत हुई और इस मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों में मातम और गुस्सा है। जरा सुनिए इस दर्द को। जिसने जिंदगी गंवा दी वो दोबारा नहीं आएगा, चाहे आप लाख मरहम लगा दीजिए किसी भी चीज से। तो देर रात हुए इस हादसे वाली जगह पर पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी तो पहुंचे। वहां रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ये देखिए जरा तस्वीर हमीरपुर उत्तर प्रदेश की, जहां 6 लोगों ने दबकर अपनी जिंदगी गंवा दी। मतलब 6 परिवार जो हैं वो उजड़ गए। और विस्तार से समझिए, आपको बता देते हैं कि कैसे लापरवाही ने 6 मजदूरों की जिंदगी छीन ली। दरअसल यूपी के हमीरपुर में जब रात के करीब 2 बज रहे थे, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही थी। उस दौरान भी बेतवा नदी पर पुल बनाने का काम चल रहा था। तभी आंधी तूफान और बारिश के बीच अचानक हादसा होता है। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरता है और कई मजदूर इसमें दब जाते हैं। रात में ही लोहे के पिलर्स में दबने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। SDRF ने 7.5 घंटे तक रेस्क्यू करके 3 लोगों की जान बचाई। यूपी राज्य सेतु निगम 90 करोड़ की लागत से 700 मीटर लंबा पुल बनवा रहा है। और हादसे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा है। कहा कि बीजेपी राज में हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हर काम में 50% भाजपाई कमीशनखोरी इसकी मूल वजह है। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ने भी लापरवाही की बात कबूली। कुलदीप निषाद ने बताया कि आंधी तूफान की एडवाइजरी जारी हुई थी, फिर भी अलर्ट के बावजूद मजदूरों से रात में काम करवाया जा रहा था। सीएम योगी ने हादसे के बाद रेस्क्यू तेज करने के निर्देश दिए थे। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। बीजेपी सांसद बृजलाल ने कहा है कि जांच कराएंगे और दोषी को सजा मिलेगी। उसके बाद यूपी राज्य सेतु निगम के MD धर्मवीर सिंह का बयान आया। उन्होंने बताया कि मामले में विभागीय जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। सहायक इंजीनियर गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ सहायक इंजीनियर की ही गलती होगी? सवाल इसको भी लेकर कि बड़े वाले हमेशा क्यों बच जाते हैं या बचा लिए जाते हैं। सुनिए इस मामले पर पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है और सियासी लोग क्या आरोप लगा रहे हैं। कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी, उसके छांव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय
उन पर गिर गया ये, और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। पुल निर्माणाधीन था, बारिश और तूफान की वजह से कुछ मजदूर स्लैब के नीचे थे और अचानक उसी वक्त स्लैब गिर गई। स्लैब ये पूरी तरह से संभवतः फिक्स नहीं हुआ था, ऐसा जानकारी दी गई है और उसके कारण ये स्लैब गिरा। ऐसी घटनाओं पे सरकार जवाबदेही भी तय करती है और साथ में जो कठोर कार्रवाई होती है वो भी संबंधित के खिलाफ होती है। अब ये जांच का विषय है कि किस प्रकार से ये घटना घटी है। इसमें तत्काल प्रभाव से आर्थिक सहायता दी जाए और जो लोग घायल हैं, अस्पताल में इलाज हो रहा है, उनको अच्छे ढंग से इलाज कराया जाए जिससे उनके जीवन को बचाया जा सके। भयावह स्थिति पैदा हुई प्रकृति की, उसके कारण हुई है। इसमें कहीं कोई किसी तरीके की खामी नहीं है। तो अगर प्राकृतिक ये घटना है, कहीं खामी नहीं है, तो यह हादसा कैसे हो गया? अगर चेतावनी जारी की गई थी तो फिर रात को कैसे काम करवाया जा रहा था इतनी आंधी तूफान के बावजूद? आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसलिए कि हादसा सिर्फ हमीरपुर में नहीं हुआ, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी आंधी तूफान से एक टिन शेड गिर गया। ये जो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है। जयपुर अजमेर के रास्ते साबरमती हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3। ये टिन शेड जो गिरा हुआ है आप देख पा रहे हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश राजधानी है ये यूपी। रेलवे स्टेशन पर ये टिन शेड गिर गया। 6, 9 ये बहुत भारी भरकम टिन शेड होता है, रेलवे वाले आपने देखा होगा। तो ये भारी भरकम जब शेड जैसे ही गिरा तो हड़कंप मच गया, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही कई लोग उसके नीचे दब गए। ये देखिए, ये देखिए आप, चीख पुकार करा, ये सब कुछ यही सुनने को तब मिल रहा था। बहुत लोग भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि कुछ इंच की वजह से, कुछ मीटर की, सेंटीमीटर की वजह से उनकी जिंदगी बची। हादसा हुआ तो प्रशासन हरकत में आया और फंसे लोगों को निकालने का कार्य शुरू किया गया। ये देख रहे हैं आप, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया जो इसके अंदर दबे हुए थे। देखिए, प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में यह हादसा हुआ तो इस हादसे पर योगी एक्शन में आए। इसी बीच आंधी बारिश का असर शाकंभरी माता के दरबार में भी हुआ और यहां सहारनपुर का शक्तिपीठ मंदिर मौजूद है, मशहूर, जहां अक्सर योगी आते रहते हैं और लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन करने पहुंचते हैं। और इस मंदिर में आपको बता दें, तेज बारिश के बाद अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पहाड़ों पर बसे इस मंदिर में तेज बहाव के साथ सैलाब आ गया, जो अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाने पर आमादा था। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। ये देखिए, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, शाकंभरी मंदिर, यहां बाढ़ जैसे हालात हुए। तो पहाड़ों से बहकर आए सैलाब की चपेट में कई वाहन भी फंस गए, जो बहकर काफी दूर चले गए या फिर मलबे में ही वो दब गए। ये देखिए, तो माता के मंदिर में प्राकृतिक आपदा आई तो अधिकारी ने हालात का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वो तस्वीरें आइए अब आपको डिटेल में बता देते हैं यह हादसा कैसे हुआ। देखिए, गुरुवार रात को शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में कई श्रद्धालु मौजूद थे, तभी तेज बारिश के साथ पहाड़ियों से पानी आने लगा और कुछ ही देर में पानी के बहाव ने भयंकर रूप धारण कर लिया। शाकंभरी खोल में पानी आने से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। रात के अंधेरे में पानी की रफ्तार मानो किसी आपदा जैसा था। पानी ने विकराल रूप लिया तो बहाव में 2 महिलाएं बह गई। काफी छानबीन के बाद दोनों श्रद्धालुओं के शव बरामद हुए।
पानी का बहाव इतना तेज था कि अस्थायी पुल भी बह गया। तेज धारा अपने साथ श्रद्धालुओं के ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और कारें तक बहा ले गई। निर्माण कार्य में लगी क्रेन और जनरेटर भी पानी में बह गए। बाढ़ का पानी थमने के बाद कई वाहन मलबे में दबे हुए मिले। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। रेस्क्यू शुरू किया गया। लोगों से नदी नालों और पहाड़ी क्षेत्रों के पास नहीं जाने की अपील की गई। तो दरअसल शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में मौजूद सिद्ध पीठ मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा के अवतार मां शाकंभरी को समर्पित है, जो भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां सती का मस्तक गिरा था, जिससे यह मंदिर एक जागृत शक्तिपीठ माना जाता है। मां शाकंभरी को सब्जियों और वनस्पतियों की देवी माना जाता है। शिवालिक की पहाड़ियों के बीच होने से यहां अक्सर बाढ़ आती रहती है। अब आपको चश्मदीदों को सुनवाते हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे एकाएक सैलाब आ गया। फ्लड आया रात एकदम अचानक से, तो ट्रैक्टर भी बह गए, ट्रैली बह गई, 2-3 ट्रैक्टर ये भी खड़े, ये भी बह गए। ऊपर देखा जी भवन के पास इतना पानी था। तो पंडित जी ने आवाज मारी, आए नहीं। तो बच्चे थे ना छोटे छोटे, वे औरतें यहाँ लेकर बैठी थी यहाँ, और पानी यहाँ तक था। रात पानी आया भाई बहुत ज्यादा। रात बरसात जो हुई उसमें बहुत ज्यादा पानी आया और हर तरह का नुकसान है। बड़ी मुश्किल से बचे। जी पहले पानी थोड़ा आया, फिर अलर्ट का मैसेज आया और तुरंत पानी एकदम 6 फुट पानी, 5-6 फुट पानी, और सामान का बहुत नुकसान है। एक 2 लेडीज भी एक्सपायर हो गई है, पानी में बह गई। चलिए समय कम है, अब आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से और बात कर लेते हैं नीट री एग्जाम में वायुसेना की एंट्री की। तो देखिए, नीट पेपर लीक होने के बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें ओडिशा के भुवनेश्वर से हैं, जो देख रहे हैं आप प्रदर्शन वाली, जहां नीट पेपर लीक के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और पेपर लीक का विरोध ये कर रहे हैं। तो पेपर लीक के बाद 21 जून को फिर से दोबारा एग्जाम होने वाला है, और इस बार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेपर को सुरक्षित पहुंचाना है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस एग्जाम के लिए एयरफोर्स यानी वायुसेना की मदद ली जा सकती है। तो नीट पेपर लीक मामले में संसदीय समिति की बैठक आयोजित की गई और इसमें सीबीआई के डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर भी शामिल हुए। वहीं एनटीए के डायरेक्टर को भी समिति के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया गया था। अब आपको विस्तार से बता देते हैं कि इस परीक्षा में कैसे वायुसेना की एंट्री हो चुकी है। देखिए, नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद 21 जून को री एग्जाम हो रहा है। दावा है कि इस बार परीक्षा के लिए सरकार वायुसेना की मदद ले सकती है। वायुसेना के विमानों से परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाए जा सकते हैं, और अब तक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर पोस्टल सर्विस या दूसरे साधनों से पहुंचाए जाते थे, और इसके बाद फिर वो ई रिक्शा या दूसरे साधनों के जरिए परीक्षा सेंटर तक पहुंचते थे। इसमें ज्यादा लोग शामिल होते थे, जिससे लीक की गुंजाइश ज्यादा रहती थी। अब वायुसेना के जरिए पेपर गुवाहाटी, पटना जैसे शहरों तक पेपर पहुंचाए जा सकते हैं, जिसके बाद इसे कड़ी निगरानी में परीक्षा सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। और एयरफोर्स का विरोध प्रोटोकॉल होता है, एयरफोर्स का विशेष प्रोटोकॉल होता है, जिसमें बाहरी लोग शामिल नहीं हो सकते। लिहाजा इस प्रक्रिया में लीक की गुंजाइश बेहद कम समझी जा सकती है। वायुसेना की मदद को लेकर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बड़ी बैठक भी हुई है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री के साथ ही संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान परीक्षा में वायुसेना के इस्तेमाल पर चर्चा की गई और माना जा रहा है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स और विमान की मदद ली जा सकती है। हालांकि इस मामले में आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। और इस मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनवाएंगे आपको, सुनिए। हमें वायुसेना को अधिकार किया, इसीलिए हम अनुरोध किया, इसलिए सिंधिया जी और हम दोनों रक्षा मंत्री जी को मिलकर कहे कि जो फेरी वाला काम, पोस्टल की जो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम थोड़ा एयरफोर्स कर सकता है क्या। उन्होंने स्वीकृति दिया है, एयरफोर्स उसको करेगा। बाकी इस बार क्वेश्चन पेपर की प्रस्तुति से लेके परीक्षा केंद्र, फिर परीक्षा केंद्र से लेके फिर दिल्ली में उसकी इवैल्यूएशन तक आने की पूरा प्रक्रिया को पिछले। आज की एक और महत्वपूर्ण और आखिरी खबर आज की हमारी, देखिए, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट में टेस्ट के दौरान लॉन्च पैड पर ही ब्लास्ट हो गया धमाका जोरदार। धमाके के बाद रॉकेट आग के गोले में तब्दील हो गया। ब्लू ओरिजिन ने बताया कि फ्लोरिडा के कैंप में यह सब कुछ हुआ 9 बजे के आसपास। एक बार जोरदार विस्फोट सुनवाई।
और इसी तस्वीर, इसी खबर के साथ भारत की बात बताता हूं मैं आज। मेरे साथ इतना ही। आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। आप बने रहे, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। यहां खबरें लगातार जारी हैं। अब आपसे मुलाकात होगी कल। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और आभार।